नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटर सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम है, जहां हम आपको खेती किसानी पशुपालन से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां देते हैं, साथ ही दिखाते हैं कामयाब किसान की दास्तां भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आपको बताएंगे कि इस मौसम में हमारे किसान अपनी फसलों को लेकर कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखें। जैसा कि आप महसूस कर पा रहे होंगे कि मौसम में ठंडक घुलनी शुरू हो गई है और खेती किसानी के लिहाज से भी ये मौसम बहुत महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ दलहनी, तिलहनी और अन्य महत्वपूर्ण फसलों की कटाई और मड़ाई का समय है, वहीं रबी फसलों की बुआई के लिए भी ये उपयुक्त समय है। तो आइए जानते हैं कि इन सभी बातों को लेकर हमारे किसानों को क्यों सजग रहने की जरूरत है और विशेषज्ञों की क्या सलाह है जिसे वो ध्यान में रखें। देखते हैं खेती किसानी में। अक्टूबर माह में हल्की सी सर्दी का एहसास शुरू हो जाता है। खेती के लिहाज से अहम इस माह में धान्य फसलें जिसमें धान, मक्का, ज्वार और बाजरा, दलहनी फसलों में मूंग, उड़द, ग्वार, लोबिया, वहीं तिलहनी फसलों में सोयाबीन, मूंगफली, तिल और अरंडी की अगेती प्रजातियों की कटाई व मंडाई का काम किया जाता है। वहीं रबी फसलों की बुआई भी की जाती है। रबी फसलों में सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूं, शीतकालीन मक्का, शरदकालीन गन्ने की बुआई शुरू हो जाती है। बेहतर उत्पादन लेने के लिए फसलों को खास ख्याल की जरूरत होती है। धान की फसल में फूल आते समय व दानों की दुग्धावस्था में खेत में नमी बनाए रखें। इसके लिए एक सप्ताह के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें, लेकिन कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। अधिक उपज और गुणवत्ता के लिए फसल को उचित समय पर काटना जरूरी है। कटाई का उचित समय स्थान, वातावरण और किस्मों पर निर्भर करता है। बालियां निकलने के करीब 1 माह बाद लगभग सभी प्रजातियां पक जाती हैं। धान की कटाई के लिए दानों में जब 20% नमी हो तब ही कटाई करें। वहीं धान की फसल को रोग और कीटों से बचाने के उचित उपाय करें। इस समय ज्वार की विभिन्न प्रजातियां 100 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। फसल पकने पर भुट्टे के हरे दाने सफेद या पीले रंग में बदल जाएं, या दानों के अंदर जब नमी घटकर 20% तक रह जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। बाजरे की फसल की बात करें तो फसल पकने के समय पौधों की पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं। साथ ही फसल पकने के समय दाने गहरे काले रंग के हो जाते हैं और यही फसल कटाई का सही समय होता है। दलहनी फसलों में अरहर की कुछ प्रजाति 6 महीने में तो कुछ 10 महीनों में पककर तैयार होती है। अगेती किस्में नवंबर और दिसंबर में, साथ ही पछेती किस्में मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अरहर की फसल की कटाई परंपरागत कृषि यंत्रों हाशिए से की जाती है। फसल सूख जाने पर फलियों को काटकर या फिर पीटकर दाने निकालते हैं। अरहर की फसल को फलीभेदक कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हर साल लगभग 20% फसल इस कीट के कारण बर्बाद हो जाती है। नुकसान से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। उड़द की फसल जिन इलाकों में लगभग पककर तैयार हो चुकी है, वहां के किसान तैयार फलियों की तुड़ाई कर लें। इसके अलावा यदि ऐसी किस्म लगाई हो जिसकी फलियां एक साथ पकती हैं, तो फसल की कटाई हाशिए से ही की जा सकती है। ग्वार की फसल 120 से 160 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तैयार फसल की कटाई का काम कर लें। तिलहनी फसलों की बात करें तो सोयाबीन की कटाई के बाद फसल को 4 से 5 दिन तक खेत में सुखाने के बाद दाने अलग करें। फिर दानों को तब तक सुखाएं जब तक दानों में 13 से 14% तक नमी रह जाए। इस समय तिल की फसल की निगरानी करते रहें। पत्तियां पीली पड़ने पर फसल कटाई का काम कर लें। वहीं मूंगफली में फलियां बनते समय खेत में पर्याप्त नमी रखें। बेहतर उपज और तेल की मात्रा लेने के लिए फसल की सही समय पर खुदाई करें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में।
सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात हमारा पशुधन की। बकरी पालन आज के दौर में व्यावसायिक रूप लेता जा रहा है और खास तौर पर हमारे छोटे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और वैसे भी बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता है और कई बार इसे एटीएम के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे किसान कैसे बकरी पालन कर सकते हैं और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, साथ ही कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका अगर वो ध्यान रखें तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं बकरी पालन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। भारत में पशुपालन में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशु गणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 में पशुधन की आबादी 51 करोड़ 20 लाख थी, जो 2019 में 53 करोड़ 57 लाख 80 हजार हो गई है। कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी 27.8% है। मतलब बकरियों की संख्या में 10% का इजाफा होकर 14.9% हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पशुपालक बकरी पालन में दिलचस्पी ले रहे हैं और हो भी क्यों ना, ये कम खर्चीला और ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय जो है। बकरी एक बहुउपयोगी पशु है। ये देश में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों के भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरी से दूध, मांस के साथ साथ खाल, बाल और रेशों का भी व्यावसायिक महत्व है। इसके अलावा मैंगनी व मूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में भी किया जाता है। बकरियां कम उपजाऊ मिट्टी में उगने वाली झाड़ियों, पेड़ों की पत्तियां खाकर व हर तरह के प्रतिकूल वातावरण में भी कुशलता से जीवित रह सकती हैं। बकरी पालन व्यवसाय में शुरुआती लागत कम होती है और इनके आवास व प्रबंधन पर भी कम व्यय होता है। बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 25 से 33.3% तक का अनुदान दिया जाता है। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो रोगों को पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए समय से उपचार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पशुओं पर सतत निगरानी रखें और असामान्य लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। बकरियों में खासकर इन रोगों के होने की आशंका बनी रहती है, जैसे चेचक। ये विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है जो सांस लेने या त्वचा के घाव के माध्यम से पशु के शरीर में पहुंचता है। इस बीमारी के लक्षण 2 से 7 दिन के अंदर सामने आते हैं, जिसमें पशु के शरीर का ताप बढ़ता है, नाक और आंख से पानी निकलता है, पशु के मुंह, थन और पूंछ के नीचे के हिस्से में छाले निकल आते हैं। इस बीमारी में स्वस्थ पशुओं को बीमार बकरियों से अलग रखा जाता है। छालों, घावों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड और गुनगुनी पानी से साफ करना होता है। साथ ही दवाओं के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। वैसे इस बीमारी से बचाव के लिए पशु को पहले ही टीका लगवा लेना चाहिए। निमोनिया
पानी में भीगने, ठंड लग जाने, अचानक मौसम के बदलने से सर्दी जुकाम के कारण निमोनिया हो सकता है। जुकाम पुराना हो जाने पर छाती में कफ जमा हो जाता है, जिससे निमोनिया हो सकता है। इसमें बकरियां कमजोर हो जाती हैं, खाने में अरुचि, कब्ज की शिकायत और पशु जुगाली करना बंद कर देता है। इसके अलावा तापमान बढ़ जाता है। इसके निदान के लिए बकरियों को ठंड लगने से बचाएं, उनके रहने का स्थान सूखा व साफ रखें और निमोनिया के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें। खुरपका मुंहपका रोग एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। बकरी सहित सभी खुर वाले पशुओं को ये रोग हो सकता है। इस रोग में पीड़ित पशुओं के मुंह व पैर में घाव होना सबसे पहला लक्षण है। साथ ही पशु को तेज बुखार आ जाता है, उसके शरीर का तापमान बढ़ता है, जीभ पर फफोले निकलते हैं जो कि बाद में फटकर घाव बन जाते हैं। इसके कारण पशु कुछ खा नहीं पाता। वहीं खुरपका में खुरों के बीच घाव हो जाने के कारण पशु चल फिर नहीं सकता। इन रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए। अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से बकरी पालन किया जाए तो ये एक फायदेमंद व्यवसाय साबित हो सकता है। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से पशुपालन में जोखिम को कम किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा लेकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है। आज हमने हमारा पशुधन में आपको दिखाई विशेष रिपोर्ट बकरी पालन पर। इसी के साथ ही वक्त हो गया इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गला घोंटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाहरी परजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी गांव किसान जारी है। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात कामयाब किसान के दास्तां की। कामयाब किसान की दास्तां में आज की कहानी बहुत खास है क्योंकि ये कहानी है एक महिला किसान की जिनका नाम है सुनीता प्रसाद। कैसे सुनीता प्रसाद ने कृषि क्षेत्र में कामयाबी हासिल की और अन्य महिला किसानों के लिए प्रेरणा बनी, आइए देखते हैं। बिहार का सारंगपुर जिला जो बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो बिहार गंगा नदी के लिए जाना जाता है। गंगा नदी के साथ ही गंडक और घाघरा नदी राज्य को पोष रही हैं। इस राज्य में गेहूं, धान, मक्का, आलू,
दलहन और तिलहन की फसलें ली जाती हैं। सारंग जिले की मांझी सबसे बड़ी तहसील है। इस तहसील में गांव की एक जमात में एक गांव है बरेजा। इसी गांव में रहती है सुनीता प्रसाद, जो कृषि का रास्ता थाम सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। बढ़ते परिवारों के साथ साथ जमीन के हिस्से टुकड़े भी होते जाते हैं। ऐसे ही बंटवारे में सुनीता के पति के हिस्से में 15 कट्टे की जमीन आई। इस जमीन में जैसे तैसे खेती तो हो जाती थी, लेकिन इससे इनके परिवार का ठीक से भरण पोषण नहीं हो पाता था। नतीजतन परिवार कर्ज के बोझ के तले दबता जा रहा था। बच्चों की पढ़ाई बमुश्किल हो पा रही थी। इसी बीच सुनीता ने एक दिन पेपर में मशरूम की खेती के बारे में पढ़ा, जिसको पढ़कर और समझकर सुनीता को उम्मीद की एक किरण नजर आई। मशरूम की खेती के लिए ज्यादा जानकारी लेने के लिए सुनीता ने मांझी के कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता ली और यहाँ बाकायदा प्रशिक्षण लिया और अपने पति की सहायता लेकर अपनी उस छोटी सी जमीन में बड़े सपने की बुनियाद रखी। मशरूम उत्पादन के लिए पूसा कृषि विश्वविद्यालय से स्पॉन लिए। हालांकि शुरुआत में सुनीता को मुनाफा न हो सका, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी और अपनी कमियों को टटोलना शुरू किया। सुनीता ये समझ गई कि उनके गांव में मशरूम को लेकर जागरूकता की कमी है और सुनीता ने उस कमी को भी धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। अपने इस प्रयास को और सफल बनाने के लिए सुनीता समय समय पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेती रही। इसी का नतीजा है कि मशरूम में होने वाला मुनाफा तीसरे साल में करीब 1.5 लाख तक पहुंच गया। बहुत हम लोग लाचार थे, एक एक दाने का मोहताज थे। घर में इतना पैसा नहीं था कि हम कुछ कर सके, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा सके। मशरूम के लिए लिखा हुआ था, तो मशरूम तो बिना खेत का होता है, रूम में होता है, तो इतना जगह था कि हम लोग मशरूम कर सके। फिर हम लोगों ने मशरूम के लिए मांझी विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया और जा कर के हमने शुरू किया। सब लोग अपने छत के ऊपर खेती करें, ये ऑर्गेनिक खेती जिसमें कोई केमिकल नहीं है, ना डीएपी है, ना यूरिया है, ना सल्फेट है, ना कुछ भी नहीं है। इसमें केवल ये वर्मी कंपोस्ट है और मिट्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सब चीज़ नेचुरली चीज़ है, इसमें कहीं कोई केमिकलाइज नहीं है। तो इससे हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है, रोग नहीं होगा हमको। आखिर हम लोग जीते हैं किस लिए? स्वस्थ रहने के लिए, और स्वस्थ ही नहीं रहे तो ज़िंदगी का मतलब ही क्या है। सुनीता का परिवार काफी खुश है। आर्थिक समृद्धि ने परिवार की मुश्किलें हर ली। परिवार मशरूम उत्पादन की तैयारी में लगा हुआ है। मशरूम उत्पादन के लिए सबसे अच्छा समय 15 सितंबर के बाद शुरू होता है। इस दौरान 25 से 35 दिनों में मशरूम तैयार हो जाता है। मशरूम की इस सफेदी ने सुनीता के जीवन में उजाला भर दिया। 10वीं पास सुनीता के कदम यही नहीं थमे, बल्कि सुनीता अब वर्टिकल खेती में भी किस्मत आजमा रही हैं और सब्जियों का उत्पादन कर रही हैं। बढ़ती आबादी में सुनीता वर्टिकल खेती को बेहतर विकल्प मानती हैं। सुनीता के पति वर्टिकल खेती से मिलने वाली सब्जियों को स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा मानते हैं। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने सुनीता को मशरूम उत्पादन और वर्टिकल खेती के लिए अभिनव पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही सुनीता ने करीब 20 महिलाओं और किशोरियों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया। वो चाहती हैं कि इनकी तरह और भी महिलाएं आगे बढ़ें और परिवार को खुशहाल बनाने में सहयोग करें। सुनीता प्रसाद की कामयाबी की कहानी देखकर बिल्कुल कहा जा सकता है कि महिलाएं अगर कुछ ठान ले तो वो असंभव नहीं होता है और कोई भी चुनौती उनके सामने टिक नहीं पाती है। इसी के साथ ही गांव किसान के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।